लाइव आप करेंगे? हाँ, गुड गुड। अजीज दोस्तों नमस्कार। भारत से ये मेरा पहला लाइव है और भारत आए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। मैं फ्राइडे 16 दिसंबर को निकला था और आज 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। फ्राइडे 15 दिसंबर निकला था, 16 दिसंबर यहाँ पहुँचा था और बड़ा अच्छा सफ़र जा रहा है। दिल्ली में रहे कुछ दिन, दिल्ली से फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर वापस दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई। मुंबई का बड़ा ही यादगार सफ़र रहा। मेरे पर्सनल कुछ रिलेशनशिप हैं मुंबई में। मेरी बहनें हैं, मेरे पर्सनल दोस्त हैं। ऋषिकेश जोशी जी के घर पे मैं रुका था, उन्होंने मुझे, मेरे होस्ट थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा ख्याल रखा। पुणे भी हम गए थे। पुणे में भंडाकर इंस्टीट्यूट में मैं काफ़ी ही ज़्यादा ज्ञानी लोगों से मेरी मुलाकात हुई और आपको पता है कि जिस किस्म का काम मेरा है उसमें मुझे सीखने का बहुत वो होता है। नोआम चॉम्स्की आपको पता है, एक फिलोसोफर हैं। वो अक्सर कहते हैं कि मुझे 2 घंटे का लेक्चर देना होता है ना, तो मैं 10 घंटे स्टडी करता हूँ। तो हम जो काम कर रहे हैं इसमें आसान चीज़ें नहीं है कि हम ऐसे ही नहीं है। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह के इसको बुला लिया उसको बुला लिया, इंटरव्यू करके अपने व्यूज़ बना लिए। मैं अपने प्रोग्राम की बाकायदा रिसर्च करके ऑथेंटिक चीज़ें लाता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि भारत में मैं एक तरफ मुझे भारत में चीज़ें देखनी होती हैं, मुख्तलिफ जगहें मुख्तलिफ। अब जैसे इंदौर में आए और मैं लगा रहा हूँ पढ़ता ही रहूँ चीज़ें, तो रास्ते में मैं कुछ देख नहीं पाता है और ये हुआ है क्योंकि वीडियो बनाने का भी एक प्रेशर होता है कि वीडियो देनी पड़ती है कि लोग वेट कर रहे होते हैं। तो अभी मैंने एक वीडियो कल के लिए बनाई है, आज मैं कोई वीडियो नहीं लगा सका, तो कल के लिए एक वीडियो बनाई है अभी मैंने। और कोशिश करता हूँ कि वीडियोस भी जारी रखूँ, लेकिन यहाँ पे दो मेन काम है, मिलना मिलाना और जगहें देखना, अनुभव हासिल करना। अब आप देखें इंदौर, मेरे हिसाब में ये था कि मुझे वहाँ पे कौन जानता होगा, लेकिन जब मैं कल रात को इंदौर पहुँचा तो स्वागत के लिए बेशुमार लोग खड़े थे। और जब मैं आज सुबह से लोग मिल रहे हैं, प्रेस क्लब में गया तो वहाँ पे काफ़ी सारे जर्नलिस्ट आए थे। फिर रास्ते में कितने लोग मिलते रहे आपके, कई वो 56 दुकान वाले इलाके में काफ़ी लोग पहचान गए। और अभी दोपहर से मैं होटल के कमरे में घुसा हूँ और लगातार लोग मिलने आ रहे हैं। ये अभी आखिरी, अभी जब मेरा लाइव शुरू हो रहा था तो लोग गए। तो ये है कि ये सब मेरा काम है। अजीज दोस्तों, हालात पे मैं बात करने के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग जो पूछना चाहते हैं, जो ग्लोबल अफेयर्स हैं, जो पाकिस्तान और रीजन के मामलात हैं, उसके बारे में आप लोग पूछेंगे तो मैं टू द पॉइंट बात करने में मज़ा आएगा। चीज़ें तो मैं वीडियो में बोलता ही रहता हूँ। तो ऑडियो क्वालिटी, गोपाल कुमार पाठक जी, दरअसल मैं अपना कैमरा और माइक है ना वो दिल्ली में छोड़ के आया हूँ, तो ये मैं अपने आईपैड से कर रहा हूँ। आई होप के आवाज़ सही आ रही है। तो कोई सवाल? कपिल सालवे जी, गुड इवनिंग आरिफ अंकल, बिग फैन ऑफ योर्स, वेलकम टू अवर इंडिया। तो अजीज दोस्तों, कपिल जी थैंक यू वेरी मच। इमरान जलबानी, आरिफ सर बलूचिस्तान और सिंध दोनों फाइट कर रहे हैं, क्या ये दोनों अलग होंगे? देखें, हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है, आज़ाद सिंधु देश, आज़ाद बलूचिस्तान। और इसके लिए हम बलूचिस्तान और सिंध के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और ये हमारे मरते दम की स्ट्रगल है और हमारे बाद हमारे जनरेशन्स की स्ट्रगल है। लेकिन आई होप कि चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमें गुलाम सिंधु देश में रहते रहते ज़िंदगी गुजर गई है हमारी। हमारे लोग वहाँ पे मर रहे हैं।
आज 75 साल से पाकिस्तान में हमारे लोग जानों की भी कुर्बानी दे रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है। तो ये हमारी जिंदगी का मकसद है और ये हम मकसद हासिल करके ही रहेंगे। प्रवीण मोरे जी, सर यूरोप में इस्लाम का क्या फ्यूचर दिखता है आपको, स्पेशली फ्रांस, इटली एंड नेदरलैंड? भाई साहब, यूरोप क्या पूरी दुनिया में इस्लाम का फ्यूचर कुछ भी नहीं है। इस्लाम की जो मुल्ला ने आइडियोलॉजी फैलाई हुई है ना, वो कंपैटिबल नहीं है मॉडर्न लाइफ से। आज वो 1400 साल पुरानी सोसाइटीज नहीं है। 1400 साल पहले तो क्रिश्चियनों के भी लश्कर निकलते थे और लाशें गिराते थे और गुलाम बनाते थे। चंगेज खान ने भी यही किया, तैमूर ने भी यही किया, और मुसलमान लश्कर भी यही करते रहे। आज ये सब मुमकिन नहीं है आज के दौर में। तो इसलिए इस्लाम की अगर बेसिक में से कुछ चेंजेस नहीं आई ना, तो इस्लाम का मुझे तो कहीं कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। और यूरोप में जब वो, मतलब आप, ये बोतल होती है पानी की, उसमें इसकी लिमिट तक पानी भरेंगे, इसके बाद छलकेगा। यूरोप में अब चीजें छलक रही हैं और यूरोपियन लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और अब तंग आ गए हैं मुसलमानों की हरकतों से। तो मुसलमान ने अगर अपना रवैया नहीं बदला और अपनी आइडियोलॉजी को अगर इम्पोज करना बंद नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक बहुत टफ टाइम आएगा यूरोप के मुसलमानों पे भी और बाकी जगहों पे भी। थॉट्स एंड स्टोरीज, थैंक यू सर। सर, आपको इंडिया कंपैरेटिवली क्लीन लगा क्या पाकिस्तान से? स्वच्छ भारत अभियान चला है, लॉन्ग वे टू गो फॉर अस दो। देखें, ये बात तो आपको मैं बताऊं कि मैं इंदौर में बैठा हूँ। इंदौर तो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है और सफाई देख के तो मैं समझता हूँ यूरोप से आगे है। हम 56 दुकान वाली जगह पे खड़े थे तो लगातार कुछ सफाई कर्मचारी औरतें थीं जो वो पानी और झाड़ू और चीज़ों से सफाइयाँ कर रही थीं। रास्ते में मुझे कहीं कोई कचरा नज़र नहीं आया और इतनी सफाई का ख्याल है। और ये चीज़ मुझे बाकी जगहों पे भी नज़र आया। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मुंबई और दिल्ली बड़े शहरों में वो होता है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो मैंने लाहौर तो देखा नहीं है काफी अरसे से, लेकिन कराची का तो कोई मुकाबला ही नहीं है भारत की किसी भी जगह से। कराची में तो जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी की चोर गवर्नमेंट है। वो कोई काम तो कर नहीं रहे, वो कोई बेसिक म्यूनसिपैलिटी और सिविक फैसिलिटीज तो दे नहीं रहे, वो सिर्फ लूटमार कर रहे हैं। कराची का हाल खराब है। लेकिन भारत में, मुझे भारत की सिर्फ एक चीज मुझे बुरी लगी, वो है ट्रैफिक सेंस। इतना, मतलब कोई रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं करता। हर आदमी अपने हिसाब से चीजें चला रहा है। तो मतलब इस तरह ट्रैफिक का मामला एक खराब है। देखिए, ट्रैफिक जाम होना और बात है, ये तो यूरोप में भी बड़े बड़े ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से चीजें जाम होती हैं। लेकिन कम से कम हर आदमी रूल्स एंड रेगुलेशन में लाइन, अपनी लेन से बाहर तो नहीं निकलता। यहाँ तो कोई लेन नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसको जैसे मर्जी आती है गाड़ी चला रहा है। तो सिर्फ एक चीज बुरी है, बाकी भारत का सफाई का हिसाब किताब बहुत अच्छा है। भारत का डिजिटलाइजेशन, भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक फोन करो 2 मिनट में ऑटो आके खड़ा हो जाता है। एक फोन करो थोड़ी देर में कैब आ जाती है। हमारे यहाँ भी कैब वेब आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ऑटो के और दूसरी चीज़ों के, कहीं जाना है आपको, देर हो रही है, तो आप कैब में फंसने के बजाय ऑटो ले ले, वो ठक 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 आपको लेके जाता है। इसके अलावा जो डिजिटलाइजेशन है उसने तो मेरे को हैरान करके रख दिया। हालांकि पिछले साल भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें थी जब मैं आया था, लेकिन अब तो मैं हैरान हूँ कि चाय के खोखे पे खड़े होके चाय पी रहे हैं हरिद्वार जैसी जगह पे। यानी हरिद्वार कोई मॉडर्न मुंबई जैसा या दिल्ली जैसा सिटी तो नहीं है। वहां पे चाय पी रहे हैं, ठक मोबाइल निकाला, बार कोड क्लिक किया, पेमेंट हो गई। ये एक रिवॉल्यूशन है जो भारत में आया है और उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। चैम्प, व्हेन विल पाकिस्तान कोलैप्स? अब पाकिस्तान कब कोलैप्स करेगा इसका कोई भविष्यवाणी तो दे नहीं सकते, ना टाइम फ्रेम दे सकते हैं।
कल परसों की जगह कल हो जाए तो हम ज़्यादा खुश होंगे। और पाकिस्तान ऐसे ही कोलैप्स नहीं करेगा, क्योंकि कोलैप्स तो कर चुका है। इनकी इकोनॉमी इस वक्त किसी सूरत कुछ भी नहीं करने के पोजीशन में, कोलैप्स तो कर चुका है। अमेरिका बहादुर ने वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। तो लेट्स सी कि अव्वल तो ये इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी के, नहीं, और अगर इलेक्शन होते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री के। अजीज दोस्तों, आप ये मेरे माथे पे देख रहे हैं, आज मैं यहाँ पे सबसे बड़े मंदिर गणेश जी के मंदिर में गया था इंदौर, और कुछ दागे और बढ़ गए, और बड़ा आनंद आया, बड़ा सुकून मिला, बड़ा मजा आया। ये सौभाग्य की बात होती है। हर आदमी के नसीब में ये चीजें नहीं होती, और जिसके नसीब में है उससे खुश होने वाले खुश भी होते हैं। जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, और जो मुझसे नफरत करते हैं, उनको जलन होती है तो होती रहे, मेरे को किसी की क्या परवाह। निशांत दुर्वे जी, आरिफ भाई प्लीज फाइनल कंफर्म कि आप भोपाल आ रहे हैं, नहीं तो फिर मैं उज्जैन आ जाऊंगा। देखें, भोपाल का मसला ये है कि 4.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, तो आना जाना 9 घंटे। तो मैं अगर सुबह आता हूँ और शाम वापस आता हूँ तो भोपाल सिर्फ हाथ लगाने के लिए आना है। तो भोपाल जैसे शहर के साथ ज्यादती होगी अगर मैं खाली 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए आता हूँ। और उसमें मुश्किल हो गई है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं 3 तारीख को इधर हूँ, मैं 2 तारीख को ही रात को निकल रहा हूँ। तो मेरे पास बेसिकली कल का दिन रह जाता है, पहली है और 2 है। तो इसलिए भोपाल मैंने ड्रॉप किया है। उज्जैन में 2 तारीख को प्लान कर रहा हूँ। तो उज्जैन का दर्शन 2 तारीख को करना है, और पहली को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महाकालेश्वर दर्शन कर लूँ। और सिर्फ कल का दिन बचता है, और कल न्यू ईयर नाइट है, तो किसी काबिल कोई चीज़ नहीं होगी। और कल कुछ लोगों ने लंच रखा है, फिर शाम को एक प्रोग्राम है। तो भोपाल विल नॉट बी पॉसिबल सर, सॉरी, लेकिन उज्जैन में 2 तारीख का प्लान कर रहा हूँ। शशांक दीक्षित जी, नमस्कार। आरिफ सर, इंडियन एंथम में सिंध है, क्या चांसेस हैं फ्यूचर में कि इंडिया में वापस एस आ सके? देखें, भारत के लिए ये अच्छा नहीं होगा मेरी नज़र में, कि आफ्टर ऑल वहाँ पे रेडिकलाइजेशन जो ये सिंध सिंध में हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है, ये कोई उज्बेकिस्तान के लोग नहीं कर रहे, सिंध के ही लोग कर रहे हैं। सिंध में मियाँ मिट्ठू के मदरसे हैं, भांत भांत के मदरसे हैं, इन्होंने डेमोग्राफी को बहुत खराब कर दिया है। तो भारत में आके भारत पे बोझ ही बनना है। तो आज़ाद सिंधु देश थोड़ी बहुत उसमें सेक्युलराइजेशन है, जो हम जैसे लोग हैं, सिंध के नेशनलिस्ट लोग हैं, जो सेक्युलर वैल्यूज़ पे बिलीव करते हैं, जो सनातन को अपने पुरखों का देश मानते हैं और एक गाइडेंस के तौर पे मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद सिंधु देश इज़ बेटर फॉर सिंध एंड भारत बोथ। और भारत का जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है वो भारत में बिल्कुल शामिल होना चाहिए, लेकिन सिंध में समझता हूँ कि आज़ाद सिंधु देश बेहतर रहेगा। और भारत के नेशनल एंथम में सिंध है, वो ठीक है, लेकिन जो अखंड भारत का अगर हम देखें तो भारत बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान भी इसमें था, इंडोनेशिया तक था, थाईलैंड था। तो वो सब है हमारे। मैं समझता हूँ कि इन सब कंट्रीज को भी, जैसे इंडोनेशिया वाले रियलाइज करते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, गणेश जी की पिक्चर अपनी नोट पे लगाते हैं, तो वो हमें मातृ देश के तौर पे इस पूरे रीजन को, भारत को एज ए मातृ देश मानना चाहिए। बाकी कोई इंडिपेंडेंट है, जैसे नेपाल इंडिपेंडेंट है, भूटान है, ऐसे सिंधु देश भी आपकी बगल में एक हिंदू देश आज़ाद देश रहेगा। दैट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। रोहन पंजाबी जी, धन्यवाद भाई।
नमस्कार आरिफ जी, नमस्कार। सर, 13 जनवरी को लोहरी, क्या आप पंजाब विजिट करेंगे लोहरी फेस्टिवल के लिए? रोहन भाई, धन्यवाद आपकी मोहब्बत का कि आपने दावत दी। इशू ये है कि जैसे को आपको पता है कि मेरी मट्टी गुजरात से उठी है। तो 14 जनवरी को गुजरात का काइट फेस्टिवल है और हमारे पुरखों का फेस्टिवल है, और कभी मैंने 60 साल की उम्र तक उसको ना मनाया है ना देखा है। तो मेरे लिए वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, और मैं 14 और 15 जनवरी को अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल में होऊंगा। तो इसलिए मैं लोहरी के लिए फिजिकली नहीं आ सकूंगा, इमोशनली और आपके साथ होऊंगा। और मैं बिल्कुल, लोहरी हमारे देश का एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, और बिल्कुल मैं उसमें इमोशनली शरीक हो सकूंगा। रामानंद शास्त्री जी, धन्यवाद। कपिल सालवे जी, सर, what if PTI crosses majority in Pakistan assembly elections? Do you think he will come as he is very popular, and what will army do in that case? देखें, अगर पाकिस्तान में थोड़ा बहुत भी इलेक्शन सही से होगा ना, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, तो भी ये मेजोरिटी से आ जाएगा इमरान खान। तो अमेरिका और पाकिस्तान आर्मी ने मिल के जब इसको हटाया था, तो फिर इसको वापस कैसे आने देंगे? कोई चांस ही नहीं है। और आज की बात है, कल तक तो मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि इलेक्शन हो जाएंगे। आज की मेरी कुछ ऐसी बातें मैंने देखी भी हैं और कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है कि इलेक्शन नहीं होंगे। और कोई ना कोई ऐसा कारण आ जाएगा। देखें, इमरान खान ने जब 2014 में धरना दिया था 126 दिन का, अब उसको वे आउट चाहिए था। कैसे वो धरना खत्म करे, क्योंकि धरना उसने नवाज शरीफ के खिलाफ दिया था, और वो नवाज शरीफ की सरकार को हिला विला तो सका नहीं था। तो थक गए थे ये लोग, इनके धरने खाली हो गए थे। और ताहिरुल कादरी, जो कि मेन, तो ताहिरुल कादरी के लोग थे जो वहाँ पे कैंप लगा के बैठे थे। इमरान खान के लोग तो शाम को आते थे, तैयार व्यार होके, यूथ आता था, सूटे मारता था, शराबें पीता था, डांस करता था, इमरान खान के साथ वहाँ पे गाने शाने चलते थे, खाना वाना खाता था, फिर चले जाते थे। ताहिरुल कादरी के मदरसों के लोग तो वहाँ पे कैंप डाल के बैठे हुए थे। तो ताहिरुल कादरी उठ के चले गए, तो इमरान खान का धरना नाकाम हो गया। इसको वे आउट देने के लिए जनरल फैज हमीद ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जरिए आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला कराया था, अपने ही बच्चों को मार दिया था। तो इमरान खान ने फौरन धरना खत्म करके तो उसको एक्सक्यूज मिल गई। तो इस बार भी आईएसआई है ना, जो हमारी पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो नजर ये आ रहा है कि जनवरी में किसी वक्त भी एंड के उसमें, यानी 20-25 जनवरी तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ धमाके होंगे। कोई पॉलिटिकल बड़ा लीडर जैसे बेनजीर भुट्टो को मार दिया, ऐसे शायद मौलाना फजलुर रहमान को टपका दें कि भाई बहुत बहुत हो गई तुम्हारी उम्र। और उसका बेटा तैयार हो गया है, मिनिस्टर मिनिस्टर भी रह चुका है अभी कैटेक उसमें, पीडीएम की सरकार में। तो कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे इलेक्शन पोस्टपोन करने का इनके पास जेन्युइन रीजन आ जाएगा। तो मुझे नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन तो पोस्टपोन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कितनी भी रिगिंग कर लें, इमरान खान को नहीं रोक सकते। इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत टॉप पे है, और इमरान खान ने इनको बहुत टफ टाइम देना है। और इमरान खान को लाना तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। इमरान खान ने आके क्या करना है? बदमाशी करनी है, धमाल करना है, तो आर्मी के लिए टफ टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि, और कुछ इशारे ऐसे मिले भी हैं कि आर्मी ने अभी आसिम मुनीर अमेरिका गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी कोशिश की कि अमेरिका की इजाज़त मिल जाए। और फिर फाइनली अमेरिका को जब ये बताया गया कि भाई साहब ये इमरान खान वापस आ जाएगा, फिर क्या करोगे? हम कितना भी रिगिंग कर लें, कि कितना करें हम रिगिंग, कैसे रोकें? तो शायद अमेरिका ने भी इनको यही मशवरा दिया है कि आप कोई ऐसा कांड कर देना जिससे फिर आपके पास एक्सक्यूज हो जाए और आप इलेक्शन इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दें। तो मुझे लगता नहीं है कि इलेक्शन होंगे। और फिर अगर इलेक्शन कराने ही पड़े, तो फिर सिलेक्शन हो चुका है, नवाज शरीफ आएंगे। लेकिन मुश्किल है कि कितनी रिगिंग करेंगे।
इमरान खान ने 2,500 नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए हैं 800 कुछ सीटों पे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोविंशियल नेशनल असेंबली दोनों के एक साथ इलेक्शन होते हैं। तो 800 कुछ सीटें हैं प्रोविंशियल एंड नेशनल मिला के, उस पर 2,500 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए हैं। इसकी वजह यही है कि इसका रिफ्यूज होगा तो एक और कवर है, एक और कवर का रिफ्यूज हो गया तो 3 में से एक का तो निकल आएगा। तो नॉमिनेशन फॉर्म्स रिफ्यूज कितनों के करेंगे? और नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन के दिन कितनी धांधली करेंगे। तो इसलिए एक चांस है कि इलेक्शन नहीं होंगे। जैक जिल जी, आरिफ जी नमस्कार, क्या यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में एक्स मुस्लिम मूवमेंट है? जी है, बिल्कुल है। लेकिन अ, भारत में जिस तरह एक्स मुस्लिम मूवमेंट को काफी एक्सपोजर मिलता है, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में ट्रू सेक्युलरिज्म है ना, तो वहाँ इन चीज़ों की इतनी अहमियत रहती नहीं है। और वहाँ पे जो मुसलमान हैं, आपने गजा का मामला देख लिया, दूसरे मामला देख लिए कि सारे मुसलमान ही एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो ऐसा नहीं है। मुसलमान वहाँ पे भी काफ़ी हद तक टॉलरेंट हैं। कपिल सालवे जी, सर व्हाट इफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विंस 2/3 मेजोरिटी इन इलेक्शन, डू यू थिंक आर्मी विल ब्रिंग हिम बैक? भाई अभी इसका कपिल जी पूरा जवाब दे दिया ना, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत हुआ तो फिर एंड पे आर्मी को मार्शल लॉ लाना पड़ेगा। संजय दयामेट जी, सर राम मंदिर जाएंगे? जी, ऑफिशियल ओपनिंग हो जाएगी 22 से 26 तक, इसके बाद जाऊंगा। अक्षय पटेल जी, पाटिल जी, हाउ इज इंडिया ट्रिप गोइंग ऑन? जी बहुत लवली भाई। और अल्फाज में तो बयान नहीं किया जा सकता, ड्रीम कम ट्रू। और 60 साल की उम्र में मैंने ये सब पंगे लिए हैं, इधर भाग उधर भाग, तो बॉडी तो बहुत ज्यादा थक गई है ऑलरेडी 2 हफ्ते में। लेकिन अंदर से जो लालच है कि ये भी देखना है वो भी देखना है इधर भी जाना है, वो खत्म नहीं हो रही। तो बहुत ही प्यार मान सम्मान मिल रहा है इधर। और मैं बता नहीं सकता कि कितना मुझे आनंद अंदर से मिल रहा है जब मैं मुख्तलिफ चीज़ों को देखता हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ, मुख्तलिफ यात्रा करता हूँ। प्रवीण मोरे जी, धन्यवाद भाई। मराठी एक्टर ऋषिकेश जोशी जी को आप जानते हो क्या? देखें, ऋषिकेश जोशी जी से मेरे संबंध बहुत पुराने हैं। और वो लंदन भी आते हैं तो हमारा कांटेक्ट होता है और मैं उनके पास मिलने जाता हूँ। अभी कुछ महीनों पहले इनकी एक फिल्म की शूटिंग थी, तो हमारा पूरा परिवार उनकी शूटिंग में भी गया था और उनके होटल पे भी मिलने गया था। और अभी मुंबई में मैं एक हफ्ता उनके घर में ही ठहरा था। उन्होंने मुझे होटल वगैरह में नहीं रहने दिया, मुझे उन्होंने अपने घर में ही रखा था। और पुणे भी वो अपनी गाड़ी में मुझे लेके गए थे, मुख्तलिफ जगहों पे वो अपनी गाड़ी में ही लेके जाते थे। रतन श्रद्धा जी के घर पे भी हम गए थे, वहाँ भी वो साथ थे। और वो मेरे उम्र में छोटे भाई हैं लेकिन किरदार बड़े भाई का निभाया, और बहुत अच्छे मित्र हैं। जी टैलेंट्स जी, सर 3 चीजें विच हैड बीन टेक अवे फ्रॉम भारत ट्रिप। मोहब्बत, वैसे तो ऑनलाइन मोहब्बत मेरी लोगों से चल ही रही थी, लेकिन जैसे मुंबई में मेरी 3 बहनें हैं। पहले ही दिन मेरी मोना बहन है, उसने डिनर, पहले तो मुझे सिद्धि विनायक के दर्शन पे ले गई वो अपने परिवार के साथ, ऋषि जी भी साथ थे। और फिर शाम को उन्होंने डिनर रखा था, वो किया। फिर इसके बाद रवीना टंडन मेरी बहन बनी है, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था और मैं उनके घर गया था। बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ उन्होंने मुझे रिसीव किया और काफ़ी देर हमारी बातचीत होती रही। और फिर ज्योति है मेरी एक बहन, वो भी फिल्म लाइन से हैं। अभी विवेक ओबराय के साथ उनकी शूटिंग थी लंदन में, तो वहाँ ही थी, तो उनके घर हम लंदन में परिवार के साथ गए थे। वो भी बहुत प्यार करने वाली बहन है। तो 3 बहनें हैं,
मुंबई में मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, जैसे ऋषि जी हैं, ऐसे कई लोग हैं और बहुत सारे लोगों से मुलाकात। अब एक तो ऑनलाइन है, जैसे टैलेंट जी आपके साथ ऑनलाइन कनेक्शन है, लेकिन जब आपसे मुलाकात होती है तो वो पर्सनल कनेक्शन बन जाते हैं। ऐसे इंदौर में मैं 24 घंटे हुए हैं अभी तकरीबन मुझे, और मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में मैं कोई 150 लोगों से मिल चुका हूँ। काफ़ी लोगों से ग्रुप में मिला और अभी होटल में इंडिविजुअल तकरीबन 14-15 लोग अलग-अलग आए। तो वो फिर पर्सनल कनेक्शन बन जाते हैं। तो ये जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, दिल्ली में इतने सारे लोगों से हुआ। मतलब आप ये देखें ना, ऋषिकेश में राम झूला के बीचों बीच में खड़ा हूँ, वहाँ पे एक परिवार आके कहता है कि हम आपको जानते हैं, और इस तरह जो मोहब्बत जताई, तो ये कनेक्शन है। दूसरा भाई साहब, मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, और जो यहाँ पे खाने पीने चीज़ें मिल रही हैं, वो मतलब अभी मैं अपनी वाइफ को बता रहा था 56 दुकानों का, तो कहती है मेरे लिए लाओ। मैंने कहा तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं, मैं तो यहाँ से 2 दिन बाद चला जाऊंगा, तो फिर तो लंदन पहुंचने में तो अभी 1 महीना है, तो खाने पीने की चीजें। नहीं नहीं, ये तो गलत है ना, आपने अकेले मजे कर रहे हो। तो ये एक दूसरा पॉइंट है, खाना पीना। और इन सब से ऊपर जो है, वो एक रिलीजियस आनंद जो है, मुख्तलिफ, जैसे गंगा मैया का एक्सपीरियंस मेरे लिए, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना आनंद और कितना एटर्नल सेटिस्फेक्शन और पीस अंदर लाया है। फिर सिद्धि विनायक, फिर आज गए थे गणेश जी के मंदिर में, फिर महाकाल है, महाकालेश्वर है, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, त्रिपुति बालाजी है, द्वारका है, सोमनाथ है। इट्स ए लॉन्ग लिस्ट। और ये सब चीज़ें मुझे बहुत आनंद दे रही हैं कि मैं, मतलब पर्सनली मुझे आई कैन फील ए चेंज इनसाइड। तो ये 3 चीज़ें हैं टैलेंट भाई। दाव भाई, why did Victoria Nuland meet with Asim Munir and Nadeem Anjum for more terrorist attack on India? अब ये विक्टोरिया नुलन नाम से मेरे जहन में तो कोई घंटी बजती नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स आसिम मुनीर और नदीम अंजुम ने अमेरिका में जो मीटिंग की है, उसका मेन विषय भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी, 3 चीज़ें थी। टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान के इशारे पे नहीं चल रहे, वो था। उस पर कोरा जवाब मिल गया। पीओके के हवाले से इनके कंसर्न थे कि हम तो भारत से लड़ने की पोजीशन में नहीं, तो वो था। और भारत के इलेक्शन में एक और बार फिर मोदी जी आ जाएंगे, तो फिर तो पाकिस्तान का चुना है। तो इन सारी चीज़ों पे था। अब ये है कि बिल्कुल ये अमेरिका और पाकिस्तान को हिला तो रहा है भारत के खिलाफ, तो लेट्स सी। सुपर मारियो, आरिफ साहब, हाउ कैन इंडिया ट्रस्ट पाकिस्तान with Nawaz Sharif coming back to power? What stops the next Pak general from again planning against India when Pakistan situation improves? भाई साहब, यही तो हम भी कह रहे हैं। भारत के जो जामिया मिलिया इस्लामिया और दूसरे जो पुराने ज़माने के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उनका पॉइंट ये है कि ए स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान बिसाइड भारत इज गुड फॉर भारत। जबकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान जब भी थोड़ा स्ट्रांग होगा, भारत पे और बढ़ चढ़ के टेररिज्म करवाएगा। तो ये स्ट्रांग पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। और नवाज शरीफ आ जाएगा तो नवाज शरीफ तो पपिट होगा ना भाई। आर्मी अगर किसी को ला रही है तो पूरे सिस्टम के साथ उनको समझा बुझा के, ठोक बजा के बता के क्या आपकी औकात होगी। अभी नवाज शरीफ का भाई प्राइम मिनिस्टर था ना, तो बुच्चर और गुजरात और ये और वो वर्ड्स यूज हो रहे थे ना उस गवर्नमेंट में। तो नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिसी आर्मी की होगी। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी, धन्यवाद। सर, द्वारका ट्रिप में एक जगह देखा, मेमन सेवा केंद्र। दिस माइट इंटरेस्ट यू, लोकेट क्वाइट क्लोज टू द्वारका टेम्पल। अच्छा जी, मैं नोट कर लेता हूँ मेमन सेवा केंद्र, और सर्टनली मैं बिल्कुल जाऊंगा उधर। प्रवीण मोरे जी, सर यूरोप में इस्लाम का क्या फ्यूचर दिखता है आपको, स्पेशली
इसका जवाब दे चुका हूं ना अभी, ये रिपीट क्वेश्चन है। ऋषभ ऋषि जी, सर व्हाट वुड बी पाकिस्तान फ्यूचर, वुड एक्स मुस्लिम मूवमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड एंड इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म? एक्स मुस्लिम मूवमेंट इतनी बड़ी नहीं बनेगी कि वो चैलेंज कर सके इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को। इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है, वो है मेजर सुपर पावर गवर्नमेंट्स अपनी फोर्स को यूज़ करेंगे तो ख़त्म होगा, बाकी तो ऐसे आप इनसे नहीं लड़ सकते। मेरा ख्याल है, चले ले लेते हैं। तीन चीज इंडिया के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? तीन चीज इंडिया के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? देखें जी, मेरी तो क्या औकात है मैं इंडिया को कोई सजेशन दूं। इंडिया की करंट लीडरशिप ने जो 10 साल में इंडिया में जो इनकलाब, एक रिवॉल्यूशन लाए हैं, तो इनको कोई सजेशन देने की ज़रूरत नहीं। रिक्वेस्ट की जा सकती है कि सिंधु देश और बलूचिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट करें और हमें पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने में मदद करें। बाकी इंडिया को कोई सजेशन की ज़रूरत नहीं। इंडिया सबकी सोच विचार से भी बहुत तेजी से आगे जा रहा है। सिद्धांत गोस्वामी जी, सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बांग्लादेश अनदर साइलेंट डेंजरस बॉम्ब ब्रीडिंग अलोंगसाइड भारत? इट हैज बिकम ए बिगर थ्रेट एंड हेडेक देन पाकिस्तान फॉर भारत। भाई साहब, शुक्र अदा करें कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद की सरकार है, वरना तो भारत में बांग्लादेश में जिस किस्म का एक्सट्रीमिस्ट बैठा हुआ है और जिस तरह की आईएसआई की वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन है, तो अभी नेक्स्ट वीक जो इलेक्शन है बांग्लादेश के, हम उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि क्लियर नज़र आता है कि शेख हसीना वाजिद जीत जाएंगी, लेकिन जिस तरह इंटरनेशनल इकोसिस्टम भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, वो बांग्लादेश के खिलाफ भी साजिशें कर रहा है। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद साहिबा जीतेंगी। वो स्टिल, आपको मैं बताऊं कि बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट की जो तूफान है ना, उसके आगे दीवार बन के खड़ी है। आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सब कुछ है, ये हसीना वाजिद ही हैं जिन्होंने अभी बांग्लादेश में हिंदुओं का वो हाल नहीं किया जो पाकिस्तान में है। मेरा ख्याल है आखिरी सवाल ले लेते हैं अरुण राणा साहब का, क्योंकि मुझे भी डिनर पे कहीं जाना है, तो आखिरी सवाल ले लेते हैं। अरुण राणा जी, नमस्कार सर, नेक्स्ट विजिट विथ योर कंप्लीट फैमिली। भाई साहब, आपसे ज़्यादा तो मेरी फैमिली मुझ पर प्रेशर डाल रही है, किस तरह मैं उनको समझा बुझा कर माफ़ी तलाफ़ी करके इधर पहुंचाऊं। और ये उनसे मेरी कमिटमेंट हो चुकी है कि अगली बार मैं अकेला इंडिया नहीं आऊँगा। तो लेट्स सी अगली बार कब होता है। और फैमिली के साथ आना बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, और मैं तो बेचारा एक गरीब आदमी हूँ। तो होपफुली, लेकिन अब मैं अगली बार इंडिया नहीं आ सकता जब तक फैमिली को लेके नहीं आऊँगा। तो अजीज दोस्तों, ये सूरत हाल है आज के हवाले से। ये सारा मैंने आपके सामने मैसेज रखा। कोशिश करूंगा कि अगले सैटरडे को भी आपके साथ एक लाइव सेशन हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि मामला इतने अच्छे हैं नहीं। मेरा इस महीने यूट्यूब भी बहुत कम वीडियोस लगी हैं, तो इतना अच्छा रिपोर्ट नहीं है। खर्चे उधर अपनी जगह कायम है, तो काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।